नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस दूसरे भाग में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति को, और उसके बाद हम बात करेंगे श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं। परंतु एक बात, सहसंयोजी आबंध के बारे में तो हम पहली वीडियो में ही जान चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को आपस में बांटते हैं तो जो आबंध बनता है वो सहसंयोजी आबंध बनता है। तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर हम पहले ही सहसंयोजी आबंध पढ़ चुके हैं तो इसके बाद हम इसके बारे में फिर से क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए इसके लिए एक सवाल पूछने दीजिए मुझे। सवाल है कि क्या आप सहसंयोजी आबंध के प्रकार जानते हैं? अब आप नहीं जानते कि सहसंयोजी आबंध के प्रकार क्या होते हैं, तो ये जानना तो जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल जो सहसंयोजी आबंध हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर क्या मतलब है? हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रॉन बांटने पे जो सहसंयोजी आबंध होता है वो बनता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बांटे गए हैं उसके आधार पर हम इन्हें अलग अलग भागों में बांटते हैं, और उसी के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एकल बंध। नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बांटा जाएगा। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक होता है 1, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो जाएगा 1, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही डालेगा अपने बाहर वाले कोश में। अब यहाँ पर उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो 2 - 1 यानी कि 1। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर उसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, वो एक और हाइड्रोजन के एटम को ढूंढ के ले आएगा और उसको बोलेगा कि यार देख, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों क्या करते हैं आपस में अपना इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं। तो तेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो तेरा भी बाहर वाला कोश पूरा भर जाएगा और मेरा भी पूरा भर जाएगा, दोनों का फायदा हो रहा है। तो दूसरा हाइड्रोजन भी कहेगा हाँ सही बात है, और दोनों क्या करेंगे आपस में जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको बांट लेंगे, और इससे एक आबंध बनेगा जिसे कहा जाएगा सहसंयोजी आबंध। और उसे हम एकल बंध भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बांटा गया है। तो इसे दिखाने के 2 तरीके हैं। आप हाइड्रोजन का एटम यानी कि H लिखकर 2 डॉट बनाकर यहाँ पर गोले बना सकते हैं, यह एकल बंध को दर्शाता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल लाइन को खींच देंगे तो वो भी एकल बंध को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं दोहरे बंध की। तो दोहरे बंध का भी नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बांटे जाएंगे। इसे समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। तो यानी कि उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर वाला जो शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,6। अब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? इसके बाहर वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और टोटल 8 आ सकते हैं। तो ये तो आसान सा मैथ है, 8 - 6 बराबर में 2, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो भी एक ऑक्सीजन को ढूंढ लाएगा। अब इस ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बांट लेंगे। तो उससे क्या होगा, अब आप देखिए दोनों गोलों में ही 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों जो ऑक्सीजन है उनका जो संयोजकता कोश है, बाहर वाला कोश, वो पूरी तरीके से भर चुका है, और इसे कहा जाता है दोहरा बंध। इसे दर्शाने के 2 तरीके हैं। या तो आप ऊपर जिस तरीके से दर्शाया गया है वैसे दर्शा सकते हैं, या एक और आसान तरीका है कि दोनों तरफ आप ऑक्सीजन का O लिखकर बीच में 2 डंडे खींच सकते हैं। यहाँ पर जो ये दोहरा बंध बना है उससे एक बहुत फेमस और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंपाउंड बनता है जो कि है ऑक्सीजन गैस। चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रकार का सहसंयोजी आबंध जो कि है त्रिया बंध। यहाँ पर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांटे जाएंगे। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में होंगे और बाकी के 5 जो होंगे वो बाहर वाले कोश में होंगे।
और इसकी संयोजकता हो जाएगी 8 - 5, क्योंकि बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 5 पहले से हैं, तो संयोजकता हो जाएगी 3, यानी कि उसे 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो एक नाइट्रोजन को ढूंढ के लाएगा और उसको बोलेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेते हैं। उससे क्या होगा कि दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपस में 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे कि हर गोले में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर आप इसे कुछ इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, दोनों ही नाइट्रोजन के बीच में 3 डंडे डालकर, और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा N3। तो ये थे सहसंयोजी आबंध। चलिए अब जानते हैं कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में। अब इसे जानने से पहले एक बात जानते हैं कि कार्बन लगभग 30 लाख से भी ज्यादा तरह के यौगिक बना सकता है, और 30 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोई तो रीजन होगा, और यही कारण है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है और इसलिए ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आखिर ये ऐसा कैसे कर पाता है, चलिए समझते हैं। अब इसका कारण है कैटिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं श्रृंखलन। तो अब ये श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है, और इसे ही कहा जाता है श्रृंखलन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ ही अपना एक इलेक्ट्रॉन बांटा हुआ है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को बांटे, हो सकता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन बांटे और दोहरा बंध बनाए, या ये भी हो सकता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन बांट के त्रियाबंध बनाए। और जरूरी थोड़ी है कि एक ही कार्बन के साथ बांटे, हो सकता है कि एक साथ वो 4-5 कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को बांट रहा हो। तो इससे क्या होता है कि कार्बन की एक श्रृंखला बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपस में बहुत सारे कार्बन ही मिलकर आपस में बांध बना रहे हैं, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जितने भी बॉन्ड है, यानी कि जितने भी बांध बने हुए हैं, वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन को बांटने से बने हैं, यानी कि सारे के सारे एकल बांध हैं। तो ऐसे जो कार्बन कार्बन के बांध होते हैं, जहां पर सारे के सारे बांध एकल होते हैं, इन्हें कहा जाता है संतृप्त यौगिक। और ऐसे कंपाउंड जहां पर एक या एक से ज्यादा बांध दोहरे या फिर त्रिया बांध होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है असंतृप्त यौगिक। अब यहाँ पर संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक का क्या काम है, उसे हम बाद में जानेंगे। अभी जानते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में। तो अब ये क्या होता है? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसे कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन एकल बांध से बनते हैं, उन्हें कहा जाता है एल्केन। जैसे कि पहला कंपाउंड यहाँ पर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इसे कहा जाएगा मीथेन। दूसरे वाले में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इसे हम इथेन कहते हैं। तीसरा वाला प्रोपेन है। अब जो हाइड्रोकार्बन दोहरे बंध बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है एल्कीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बांध ही दोहरे हैं, यहाँ पर बस एक दोहरा बांध है। तो अगर ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक भी दोहरा बांध होता है, तो उसे हम कहते हैं एल्कीन। यहाँ पर जो कंपाउंड बना है उसे कहा जाएगा प्रोपीन। अब जो हाइड्रोकार्बन त्रिया बांध से बनते हैं, यानी कि उनके बीच में अगर एक भी त्रिया बांध होता है, तो उसे कहा जाता है अल्काइन। जैसे कि यहाँ पर ये जो यौगिक है, ये है प्रोपाइन। चलिए अब समझते हैं श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय को। तो यहाँ पर इनका क्या मतलब है, इसको जानने से पहले चलिए एक सवाल देखते हैं कि क्या हाइड्रोकार्बन की एक से ज्यादा संरचना हो सकती है। अब संरचना का मतलब है कि क्या एक ही हाइड्रोकार्बन को एक से ज्यादा तरीके से दिखाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है। दरअसल ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए ये देखिए, यहाँ पर आप कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को गिनिए। अगर आप गिनेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। अब जरा इसे देखिए, यहाँ पर भी गिनिए कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। थोड़ी अजीब बात है, परंतु यहाँ पर भी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। तो यहाँ पर ये जो दोनों कंपाउंड है वो बराबर है, उनमें अणुओं की संख्या भी बराबर है, परंतु इन्हें अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। तो इसे कहा जाता है समावयवता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है।
ऐसे यौगिक जिनके संगठन तथा अणुअवयव एक होते हुए भी उनके गुणों में विभिन्नता है, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, यानी कि आइसोमर कहा जाता है। और इस तथ्य का नाम समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि कार्बन की संख्या भी बराबर होती है, हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर होती है, परंतु वो दर्शाए अलग तरीके से जाते हैं और उनके गुण अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो दर्शाए अलग तरीके से जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर जितने भी कंपाउंड हैं सब में 4 कार्बन है, परंतु उन्हें अलग अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है। इसे कहा जाएगा श्रृंखलाएं, बिकॉज यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला बन रही है। उसी तरीके से शाखाएं बनती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कार्बन की श्रृंखला है जहां पर एक कार्बन एक पेड़ की टहनी की तरह उससे बाहर निकल रहा है, तो इसे कहा जाएगा शाखाएं। ऐसे ही जब कार्बन से मिलकर एक पूरा चक्र जैसा बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन्हें कहा जाता है वलय। जैसे कि यहाँ पर बेंजीन है जो एक वलय बना रही है। तो ये है समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म। चलिए समझते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया। हमने यहाँ पर सीखा कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, साथ में हमने जाना कि कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति क्या है, जहां हमने जाना कि कार्बन अपने साथ ही आबंध बना सकता है, और लास्ट में हमने जाना श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं। अब इन सभी के बारे में आपको घर से अपनी एनसीईआरटी किताब से पढ़कर आना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में, और साथ में हम जानेंगे समजातीय श्रेणी को, और आखिर में हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में, जहां हम सीखेंगे कि ये जो कार्बन के कंपाउंड हैं उनका नाम कैसे रखा जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।